Hello, friends. I welcome again to all of you in this particular lecture number 6 in our Geopolitics of Middle East series, जिसमें हम आज लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे। आप सभी को आई होप कि ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे और मिडिल ईस्ट के निटिग्रिटी समझ में आ रहे होंगे, बिकॉज द जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट is a philosophy in itself because it's so complicated. A lot of dimensions are involved that sometimes it becomes very difficult to understand. So I hope कि आपको इन lectures के through basics is being cleared, because आपको जब तक basic conceptual knowledge नहीं रहेगा तब तक आप उस पूरे मिडिल ईस्ट समझ नहीं सकते। और इसीलिए हमने इसको डिटेल वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमने स्टार्ट किया था, अगेन अ क्विक रिकैप अबाउट व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इज दैट वी हैव स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल द स्किज्म इन इस्लाम, दैट इज अबाउट शिया एंड सुन्नी, और वहां से कैसे सऊदी ईरान आया। उसके बाद हमने बात किया कोल्ड वॉर में किस तरीके से सऊदी वाज नॉट दैट गुड फ्रेंड ऑफ यूएस, इनफैक्ट ईरान which is currently a enemy, kind of a competitor or kind of a rogue state as per the American administration. So Iran, which was a good friend of the Cold War, was a good friend of US during the time of Cold War, but after the Iranian Islamic Revolution in the year 1979, the whole game of geopolitics in the Middle East went a huge transition. वहां से स्टार्ट होता है आपका सऊदी और यूएस के रिलेशंस इंप्रूव होने, और साथ ही साथ आपका रिलेशनशिप ईरान और यूएस का डाउनफॉल स्टार्ट होता। और ये सब चीजें चल ही रही थी, लेकिन आज अगेन जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट एक फ्लक्स से गुजर रहा है, एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। और इस फ्लक्स के कारण क्या है? सबसे पहला बात तो यूएस जो है वो आपका इस पूरे एरिया से निकल के अपने नया जियो स्ट्रैटेजिक स्पेस इंडो पैसिफिक में अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन लगा रहा है, बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट बिग एस्पायरिंग हेजेमन दैट इज चाइना। तो चाइना इज अ बिग थ्रेट जिसको यूएस रोकना चाह रहा है, इसलिए अपना पूरा एनर्जी वो अपने इंडो पैसिफिक पे लगा रहा है। एंड दैट्स वाई यूएस जो है वो अफगानिस्तान से निकल गया, यूएस जो है वो सऊदी से भी अपने ट्रूप्स को कम कर रहा है जो वहां पे कुछ उस एरिया में स्टेशन होते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रेजेंस है, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स एक हेजेमनिक प्लेयर रहा है इस पूरे एरिया, और आज यूएस वहां से निकल रहा है, तो जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो एक तरीके से एंग्शियस हो गए। ये पहला फैक्टर है जिसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट में ट्रांजिशन। सेकेंड, चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव बन के इमर्ज कर रहा है। यूएस अगर नहीं है तो चाइना तो है ही हमारे साथ। तो चाइना इस यूएस के विड्रॉल को काफी अच्छे से कैटिपुलेट कर रहा है, उसके पूरे अपना इकोनॉमिक बल को लेके आ रहा है, जिससे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उसको एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम। थर्ड आपके पास समझ में आ रहा है कि जो आज सऊदी है, आज वो अपने सऊदी को पता है कि एज ऑफ ऑयल खत्म होगा। इस पूरे एरिया में लोगों को पता है कि ऑयल कब तक बेच के हम अपनी इकोनॉमी को चलाएं। दैट्स व्हाई सऊदी इज आल्सो लुकिंग फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सऊदी इज आल्सो लुकिंग फॉर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। सऊदी इज आल्सो नाउ अ वेरी कॉन्फिडेंट प्लेयर, बिकॉज सऊदी की इकोनॉमी खुद अब बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो सऊदी इज आल्सो ट्राइंग टू एक्सर्ट इट्स पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। सऊदी इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स रिलेशनशिप अवे फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो ऐसा नहीं कि यूएस को भूल रहा है, बट अबे वो बाकी लोगों के साथ भी अपने रिलेशनशिप को बढ़ा रहा है। और साथ ही साथ ईरान जो कि एक नेक्स्ट बड़ा पावर है आपको उस पूरे पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, ईरान जो हमेशा से यूएस का सैंक्शन झेल रहा है, आज ईरान एक तरीके से कॉन्फिडेंट है किस तरीके से हम सऊदी, चाइना, रशिया इनके साथ बात करके यूएस के जो डिक्टम्स हैं उसके अगेंस्ट हम खड़े हो सकते हैं। तो ईरान अपना पूरा एनर्जी लगाया हुआ है किस तरीके से अमेरिकन सिविलाइजेशन को हटा के एक इस्लामिक सिविलाइजेशन लाया जाए। उसका लीडर आपको शिया होगा। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं वजह से जो जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट है उसमें आपको चेंजेस आ रहे हैं। तो हमने इसके बारे में बात किया था कि सऊदी और ईरान का जो रिलेशनशिप 1979 के बाद काफी ज्यादा खराब हुआ था, और उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉक्सी वॉर्स चालू हो गए थे डिफरेंट जैसे सीरिया में, इराक में, लेबनान में, ये सब जगह आपके येमेन में, यहाँ पे आपके सारे जगह आपके प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे थे। मतलब सऊदी और ईरान इनडायरेक्टली लड़ रहे थे इन कंट्रीज। तो उसी में आज हम लोग सबसे पहले कंट्री की बात करेंगे जो कि प्रॉक्सी वॉर्स को झेल रहा है पिछले 7, 8, 10 साल से, और काफी ज्यादा ये एरिया कोलैप्स कर चुका है। और इस एरिया को कहा जाता है कि पूरे दुनिया में
सबसे ज्यादा बड़ा कहीं पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है तो आज वो कंट्री है येमेन। तो आज येमेन जो है वो प्रॉक्सी वॉर की वजह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहां पे बहुत ज्यादा मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल हैरासमेंट अगेंस्ट वुमेन की प्रॉब्लम है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लोगों के पास एक तरीके का घर नहीं है। तो ये पूरा जो एरिया है येमेन का, ये काफी ज्यादा आज सफर कर रहा है। तो आखिरकार ये येमेन में कैसा प्रॉक्सी वॉर है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, इन चीजों को आज हम लोग यहां पे अपने लेक्चर नंबर 6 में बात करेंगे, येमेन एंड इट्स प्रॉक्सी वॉर। ठीक है, सो आज हम लोग येमेन सिविल वॉर के बारे में बात करेंगे। येमेन का मैप देखो, येमेन जस्ट आपको सऊदी के नीचे, येमेन जस्ट आपको सऊदी के नीचे। तो इसीलिए सऊदी को हमेशा से येमेन का इंपॉर्टेंस पता है कि येमेन एक तरीके का इंपॉर्टेंट रीजन है जो जस्ट सऊदी के साउथ में बैठा हुआ है। तो ये ईरान, येमेन का जो है वो आपका मैप है और ईरान आपका इस साइड है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं येमेन का जो अंदर का डोमेस्टिक पॉपुलेस है उसका क्या कॉम्पोजिशन है, तो येमेन में लगभग 65% जो पॉपुलेशन है वो है आपका सुन्नी पॉपुलेशन, और जो 35% पॉपुलेशन है वो है आपका शिया पॉपुलेशन। राइट, ठीक है। और जो शिया है, हमने बात किया था कि शिया के अंदर फर्दर सेक्ट्स होते हैं। शिया के अंदर हमने बात किया था, ये पहले लेक्चर सेकंड लेक्चर में जाके देखना कि शिया के अंदर फर्दर डिविजन्स होते हैं, सुन्नी के अंदर फर्दर डिविजन्स होते हैं। तो जो यहां पे शिया का वर्जन पाया जाता है उसको कहते हैं जायदीज शिया, इनको कहते हैं जायदीज शिया, जिनको हम लोग कहते हैं आपका 5 इमाम्स। ठीक है, फाइवर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको शिया का एक स्पेसिफिक फॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं जायदीज, और जायदीज प्राइमरली नॉर्दर्न येमेन में रहते हैं। जायदीज प्राइमरली हमारे पास नॉर्दर्न येमेन में रहते हैं। तो येमेन के नॉर्थ जो सऊदी के जस्ट नीचे है वहां पे ये लोग रहते हैं। ठीक है, सो जायदिज्म इज अ ब्रांच ऑफ शिया इस्लाम विच इज डिफरेंट फ्रॉम द 12th। तो शिया जो ईरान में पाया जाता है, इराक में और लेबनान में जहां पे मैक्सिमम शिया पॉपुलेशन है, वहां पे जो फॉर्म ऑफ शिया आता है उसको कहते हैं 12th, बिकॉज ये 12 इमाम में मानते थे, ये 12 इमाम में मानते थे। और जो जायदिज्म वाले शियाज हैं वो 5 इमाम मानते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फाइवर्स, अनलाइक द 12ers। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 2 में देखना, वहां पे इसको हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं। ठीक है, सो 65% येमेन के लोग सुन्नी हैं, 35% लोग शिया हैं। शिया में भी कौन से शिया है? जायदीज शिया हैं, जो कि फाइवर्स कहलाते हैं, अनलाइक द ईरान के शिया जिनको 12ers कहते हैं, जो ईरान, इराक, लेबनान में पाया जाता है। और ये रहते कहां है यमन में? नॉर्दर्न यमन में रहते हैं। और जो सुन्नी है वो कहां पे रहते हैं? आपको साउथ में। सुन्नी आपको रहते हैं साउथ में। तो ये देख सकते हो आप मैप यहां पे, ये देखो, ये है आपका येमेन, और येमेन में जो नॉर्दर्न येमेन है वहां पे कौन रहता है? आपका जायदी शिया। और जो साउथ में है वहां पे कौन रहता है? आपका सुन्नी। सुन्नी। तो ये सऊदी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये सऊदी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज यहां पे कौन रह रहा है? आपका शिया, शिया जायदीज। और यहां पे कौन रह रहा है? सुन्नी। तो इसलिए सऊदी पे अटैक करना यहां से बहुत आसान है, बिकॉज यहां पे जो शिया जायदी है इसको सपोर्ट कौन करेगा? ईरान। इसको सपोर्ट कौन करेगा? ईरान। और यहीं पे आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे हुदी इंसर्जेंट्स हैं यहां पे, और यही हुदी इंसर्जेंट्स आपको सऊदी पर अटैक करते हैं। तो ये सऊदी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी हम लोग धीरे धीरे करके बात करेंगे। तो अभी आपको क्या समझना है कि जो शिया पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न येमेन में रहता है, और जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो सदर्न येमेन में रहता है। और ये जो शिया पॉपुलेशन यहां पे जैदीज लोग रहते हैं, इनको सपोर्ट कौन करता है? ईरान। और जो सऊदी अरेबिया वो किसको सपोर्ट करता है? सुन्नी को। और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। कि ईरान सऊदी डायरेक्टली भी नहीं लड़ रहा है, बट वो दो लोकल इंसर्जेंट ग्रुप्स को आपस में लड़वा रहा है और बैठ के तमाशा देख रहा है, जिसकी वजह से ये लोग सफर कर रहे हैं, उनका तो कुछ जा नहीं रहा है। तो दैट्स व्हाट द मिडिल ईस्ट एग्जैक्टली इज सफरिंग फ्रॉम। अब अगर मैं बात करता हूं कि येमेन में आज सिविल वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, येमेन में आखिरकार सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो हुआ कैसे, दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो येमेन में सिविल वॉर सन 2014 में स्टार्ट होता है। 2014 में येमेन में सिविल वॉर स्टार्ट होता है। बट उसके पहले क्या था? उसके पहले अगर बात करें तो वी हैव टू गेट बैक टू 1990। और 1990 में ही येमेन बना एज अ नेशन स्टेट, एज अ यूनिफाइड नेशन स्टेट। पहले येमेन नॉर्थ साउथ अलग अलग था। तो देखो, फॉर्म येमेन जो आज नेशन स्टेट है, formed in 1990 with unification of US and Saudi backed Yemeni Arab Republic in the north.
तो नॉर्थ में क्या था, येमेनी अरब रिपब्लिक विच वॉज बेसिकली अ प्रॉक्सी और विच वॉज बेसिकली अ स्टेट ऑफ कंट्रोल बाय यूएस एंड सऊदी। और जो साउथ में था वो आपको सोवियत बैक पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ येमेन, क्योंकि ये कोल्ड वॉर का समय था इसलिए येमेन बटा हुआ था। नॉर्थ वाले रीजन को कौन सपोर्ट करता है, यूएस और सऊदी, और साउथ वाले कौन सपोर्ट करता है, सोवियत। लेकिन जब 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, अमेरिका की हेजेमनी आ चुकी थी, तो उसके बाद येमेन को एक तरीके से यूनिफाई कर दिया गया, बिकॉज सोवियत के पास अब इतना विल पावर तो था नहीं कि वो साउथ में अपनी गवर्नमेंट को बचा सके। तो इन दैट केस द सदर्न रिपब्लिक कोलैप्स्ड एंड हेंस द नॉर्थ वाज यूनिफाइड विद द साउथ, एंड इन दिस द फर्स्ट पर्सन to lead that unified Yemen was none other than Ali Abdullah Saleh. Ali Abdullah Saleh was the first person. ये पहले से लीड कर रहे थे, ये 1978 से येमेन में थे, बट जब ये यूनिफिकेशन हो गया जिसमें ये भाई साहब इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, so that's why this person was now made the first person to lead that unified Yemen. तो यूनिफाइड येमेन 1990 में बनता है, नॉर्थ और साउथ को यूनिफाई किया जाता है। North was controlled by America, South was controlled by Soviet, but because 1990 and 1991 जहां पे सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, so it's the world entered from bipolar to unipolar, the American hegemony got established, और इसी की वजह से हमारा इसको यूनिफाई किया गया, and Ali Abdullah Saleh was made the first person to lead the unified Yemen. Now, अब ये जो सलेह हैं, जो अली अब्दुल्ला सलेह थे, क्या ये शिया थे या सुन्नी थे? तो अली अब्दुल्ला सलेह वॉज अ मेंबर ऑफ जायदी कम्युनिटी। इन फैक्ट दिस पर्सन वॉज अ शिया। दिस पर्सन वॉज अ शिया, एन अरब वर्जन ऑफ शिया बिलीफ। जायदी जो है वो एक अरब वर्जन ऑफ शिया है, शिया का एक फॉर्म है, वही कह रहा है यहां पे, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ईरानियन शिया बिलीफ्स। ये हमने शुरू में भी देखा, ईरानियन शिया को क्या कहते हैं, 12ers, और इनको क्या कहते हैं, 5ers, बिकॉज दे फॉलो द 5 इमाम कॉन्सेप्ट और दे फॉलो द 12 इमाम कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ये जो जैदी कम्युनिटी है, डिस्पाइट बीइंग अ शिया पॉपुलस, दे आर क्लोज टू द सुन्नी टीचिंग्स। तो हमें ज्यादा जानना है इनके बारे में, बट हमें ये बात करना है कि शिया सुन्नी के अंदर फर्दर डिविजन्स होते हैं। शिया के अंदर 2 बहुत बड़े डिविजन्स हैं। एक तो जो मैक्सिमम शिया होते हैं, जो ईरान, इराक, लेबनान में पाए जाते हैं, जिनको हम लोग 12ers कहते हैं, बिकॉज दे फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ 12 इमाम्स। और अनलाइक येमेन में, नॉर्थ येमेन में कुछ शिया पॉपुलेशन रहते हैं जिनको जायदी कम्युनिटी कहते हैं, एंड दे फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 इमाम। ठीक है, सो ये है आपका बेसिक डिफरेंस। और ये जो जायदी कम्युनिटी है, ये थोड़ा सा क्लोज है आपको सुन्नी टीचिंग्स में। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, बाकी सब लगभग इसमें। तो सलेह पावर में 1990 से रूल कर रहे थे। ठीक है, उस 1978 से इनफैक्ट रूल कर रहे थे, लेकिन जब येमेन को यूनिफाई किया गया तो अपने रूल को वो कंटिन्यू किया। अब देखते प्रॉब्लम कहां हुआ। अब इमरजेंस होता है हुदी ग्रुप का, हुदीज। हमेशा आप न्यूज में पढ़ते रहते हो हुदी येमेन, ये हमेशा आप न्यूज में होते हो। ये हुदी आया कहां से, ये देखते हैं जरा। तो द हुदीज इमर्ज एज अ जायदी रेसिस्टेंस टू, क्योंकि ये हुदी भी क्या है ना, ये हुदी एक तरीके से जायदी कम्युनिटी के ही लोग हैं, ये भी मतलब शिया है। तो ये जो हुदी है ये जायदी शिया है। ठीक है, बट स्टिल दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सलेह, बिकॉज सलेह वॉज अ करप्ट पर्सन, एंड दैट्स वाई दीज पीपल हुदीज अंडर द लीडरशिप ऑफ हुसैन अल हुदी, जिनके नाम पे ये हुदी इंसर्जेंट्स हम लोग हमेशा जनरल कहते हैं, हुदी ग्रुप, हुदी। ये हुदी है कौन, बेसिकली इट वाज द हुसैन अल हुदी which was leading the attack, which was leading the protest against the Saleh administration, because they said that the Saleh administration has failed the Yemen economy. The Saleh administration is absolutely corrupt administration, and hence this person does not need to be in power, and hence Hussein al-Hudi led that insurgency against the Saleh. और यहीं से आपका फॉर्मेशन होता है हुदी इंसर्जेंसी का और हुदी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप का। यह आपको समझना पड़ेगा कि सलेह भी एक तरीके के जैदी शिया थे और हुदी भी जैदी शिया थे, बट स्टिल तो अभी क्या है, शिया शिया की ही आपस में चल रही है। यहां समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी यहां पे शिया शिया की चल रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि आप करप्ट हो, आपको हटना चाहिए पावर से, और ये हटने को तैयार नहीं है। तो अब देखो क्या होगा।
नाउ फाइनली केम द 2011 अरब स्प्रिंग, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप हमेशा न्यूज में पढ़ते रहते हो। अब ये अरब स्प्रिंग क्या है? अरब स्प्रिंग वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ रिवॉल्यूशन और अ काइंड ऑफ अ वेव सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट इन द अरब स्टेट्स एंड द नॉर्दर्न अफ्रीका स्टेट्स। अरब में और नॉर्थ अफ्रीका में बहुत भयानक डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, अपराइजिंग चल रहा था against the authoritarian regimes because these people wanted to have democracy. So wave of pro-democracy protests and uprisings that took place in the Middle East and North Africa. Wave began when protesters in Tunisia and Egypt, जो कि Northern Africa के countries हैं, toppled their regimes in quick succession. तो सबसे पहले यहां पे स्टार्ट हुआ और तुनिशिया और इजिप्ट के जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थे, जो आपके डिक्टेटर्स थे, उनको हटा के यहां पे डेमोक्रेसी लाई गई, इंस्पायरिंग, एंड दैट लेड टू इंस्पायर सिमिलर अटेम्प्ट्स इन अदर अरब कंट्रीज। फिर बाकी आपके अदर अरब कंट्रीज में आए, जैसे इनफैक्ट यमन में आया। ठीक है, तो सले अभी भी पावर में थे, उसके अगेंस्ट लड़ कौन रहा था? हुसैन अल हुदी, जो कि हुदी इंसर्जेंसी को लीड कर रहा था अगेंस्ट द सलेह एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज दीज पीपल थिंक दैट सलेह एडमिनिस्ट्रेशन वाज करप्ट और उन्होंने यमन की इकोनॉमी कोलैप्स कर दी है। लेकिन अभी भी जो फाइट है वो जायदी शिया वर्सेस जायदी शिया की ही है। अब आता है आपके पास अरब स्प्रिंग, और अरब स्प्रिंग में फाइनली आपको सलेह को पावर से हटा दिया जाता है। सलेह वॉज रिप्लेस, सलेह को पावर से हटा दिया जाता है। सलेह इनफैक्ट भाग के चले गए सऊदी अरेबिया, और सलेह के बदला किसको पावर में लाया जाता है? अनदर इंपॉर्टेंट पर्सन इन येमेन इन पॉलिटिक्स इज मंसूर हादी। मंसूर हादी को पावर में लाया जाता है। तो सलेह वॉज रिप्लेस बाय अ सुन्नी, और सुन्नी रहते कहां? यमन में, साउथ में, हमने बात किया है। तो सलेह वॉज रिप्लेस बाय सुन्नी फ्रॉम द साउथ, मंसूर हादी, हु हैड बीन सलेह वाइस प्रेसिडेंट, जो सलेह एडमिनिस्ट्रेशन के समय वाइस प्रेसिडेंट थे, एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज सपोर्टेड बाय सऊदी। अब यहां पे शिया सुन्नी वाला गेम आ गया। अभी था सलेह वर्सेस द हुदी, दोनों जायदी शिया थे, लेकिन अरब स्प्रिंग के बाद क्या हुआ? सलेह को रिप्लेस करके किसको पावर में लाया गया? मंसूर हादी, एंड मंसूर हादी इज अ सुन्नी फ्रॉम द साउथ, एंड दिस पर्टिकुलर गाय वाज स्पॉन्सर्ड और प्रोमोटेड बाय हुम? सऊदी। तो अब क्या हुआ? जो हुदी है, नाउ दे स्टार्टेड टू रिटेलिएट, नाउ दे स्टार्टेड टू गो अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट मंसूर हादी, और यहां से स्टार्ट होता है आपका यमन में शिया वर्सेस सुन्नी। तो अरब स्प्रिंग के बाद अब एक तरीके का नया चेंज आता है यमन पॉलिटिक्स में। जैदी शिया वर्सेस जैदी शिया से अब आ चुका था जैदी शिया वर्सेस। So now it was the Houthi insurgency group against Mansoor Hadi. ठीक है, तो ये आपका पास अब सिविल वॉर जो है, अब वो यहां पे आपका बेसिकली स्टार्ट होगा। अब बेसिकली आपका यहां पे सिविल वॉर जो हमारा स्टार्ट होगा। तो अब देखो यमन का सिविल वॉर स्टार्ट कब हुआ? 2014 में। हूदी इंसर्जेंट्स जो यमन का कैपिटल है सना, उसको कैप्चर कर लेते हैं अपने अंदर, डिमांडिंग लोअर फ्यूल प्राइसेस एंड न्यू गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट किसकी है अब? सुन्नी, मंसूर हादी की। उसके अगेंस्ट अब प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? उसके अगेंस्ट कौन रिटेलिएट कर रहा है? हूदी इंसर्जेंट्स। और हूदी इंसर्जेंट्स ने क्या किया? जो कैपिटल सिटी है, जो लार्जेस्ट सिटी है यमन का, सना, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। और साथ ही साथ दीज पीपल वर डिमांडिंग लोअर फ्यूल प्राइसेस एंड अ न्यू गवर्नमेंट। Following failed negotiations, rebels seized the presidential palace in 2015, leading President Mansoor Hadi fled to the Saudi Arabia. अब यहां पे क्या हुआ कि जब बातचीत नहीं हो पाई, हूदी एक तरफ रिटेलिएट कर रहे हैं, एक तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा मंसूर हादी जो कि सपोर्ट किया गया है सऊदी के द्वारा, तो बातचीत खत्म हो गई। तो फाइनली फिर हूदी इंसर्जेंट्स और आगे बढ़े, और जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसी को इन्होंने कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से मंसूर हादी को रिजाइन करके भागना पड़ा यहां से। और फिर अब आपका यमन में एक तरीके से सिविल वॉर एंटर कर चुका। तो पहले सलेह हटे, अब मंसूर हादी हटा, और उसके बाद से कॉन्स्टेंटली यमन एक तरीके का स्टेटलेस सोसाइटी की तरह लड़ रहा है यहां पर। ठीक है, तो सऊदी का रिस्पॉन्स कब क्या हुआ? जब आपके पास मंसूर हादी को पावर से हटा दिया गया, जब आपको मंसूर हादी को पावर से हटा दिया गया और हूदी इंसर्जेंट्स प्रेसिडेंशियल पैलेस को कैप्चर कर चुके थे, कैपिटल सिटी सना को कैप्चर कर चुके थे, तो सऊदी अरेबिया घबरा गया, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो नाउ सऊदी स्टार्टेड टू गो फॉर काउंटर ऑफेंसिव मेजर।
अगेंस्ट द हूदी ग्रुप्स, क्योंकि हूदी अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था यमन में। सना कैप्चर कर लिया, प्रेसिडेंशियल पैलेस कैप्चर कर लिया, मंसूर हदी को उठा के फेंक दिया पावर से, उसको भागना पड़ा छोड़ के यमन। नाउ सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस थे उस समय, काफी यंग थे उस समय, 30 साल के होंगे आई गेस, मोहम्मद बिन सलमान, अब उनको समझ में आ चुका था कि यमन उनके हाथ से निकल रहा है, और अगर यमन उनके हाथ से निकला तो सऊदी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज वहां से सऊदी पे अटैक आ सकता है। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक स्ट्रेट है बाबा अल मंडेब स्ट्रेट, ये आप जाके मैप पे देखना, अगेन ज्योग्राफी में प्रीलिम्स में पूछ सकता है। स्ट्रैटेजिक स्टेट है द बाबा अल मंडेब। सऊदी को यह भी खतरा था कि ये हूदी के अंडर ना चला जाए, इसलिए सऊदी अरेबिया ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म लॉन्च करता है 2015 में अगेंस्ट द हूदी ग्रुपिंग, एंड दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म वाज सपोर्टेड बाय यूएस, यूके, यूएई एंड बहरीन, द ट्रेडिशनल पार्टनर्स ऑफ सऊदी। और यहां से होता है, अब हूदी को सपोर्ट चाहिए होगा, इतने बड़े कंट्री से लड़ना है। सो नाउ द हूदी, जो कि जायदी शिया हैं, नाउ दे स्टार्टेड टू सीक सपोर्ट ऑफ द 12ers हु शिया ऑफ ईरान। तो यहां से ईरान और हूदी, जो कि ऑल्दो शिया शिया है बट डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ शिया हैं, अब इनकी दोस्ती बढ़ने लगती है। और दूसरी तरफ सऊदी, यूएस, यूके, यूएई, बहरीन सब मिलके हूदी को रोकना चाहते। तो 2015 में जब आपके पास मंसूर हदी को पावर से उठा के फेंक दिया गया, हूदी इंसर्जेंट्स अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे, सऊदी अरेबिया स्टार्टेड टू गो फॉर काउंटर ऑफेंसिव, एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट सऊदी लॉन्च्ड अंडर एमबीएस ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म। और यहीं से स्टार्ट होता है प्रॉक्सी वॉर। तो एक तरफ ये लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और एक तरफ हूदी को सपोर्ट कर रहा है ईरान, और दोनों आपस में प्रॉक्सी वॉर में लड़ रहे हैं। इससे इंपैक्ट क्या हुआ? इट पुश द हूदी एंड ईरान और हूदी की रिलेशनशिप अच्छी हो गई, एंड साथ ही साथ हेजेबोला लेबनान का एक अगेन इंसर्जेंट ग्रुप है, जो कि हम लोग लेबनान वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। सो इट पुश्ड ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस क्लोजर। तो इसलिए आप हमेशा न्यूज में पढ़ते हो कि हूदी, लेबनान, हेजेबोला, ये सारे एक तरीके से मिलिशिया यूनिट्स हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है टू काउंटर सऊदी अरेबिया। जैसे पाकिस्तान आपको पता है टेरर आउटफिट्स को सपोर्ट करता है इंडिया को कंटेन करने के लिए, वैसे ही कहा जाता है कि सऊदी के द्वारा ही ये सब सपोर्टेड है और इनका एक ही काम है सऊदी को रोकना। ईरान के द्वारा ही ये सपोर्टेड है, उनका एक ही काम है सऊदी को रोकना। तो यहां से अब बेसिकली जो सिविल वॉर यमन में एंटर किया, एक तरफ से यूएस ने खूब पैसा दिया सऊदी को और एक तरफ से ईरान ने खूब पैसा दिया हूदी को, और उसकी वजह से यमन एज अ नेशन स्टेट कोलैप्स्ड, और अभी तक ये यमन में स्टेबिलिटी आपकी नहीं आ पा रही। ये देखो हमारे पास ये पर्टिकुलर मैप है, ये देख सकते हो आप। इस मैप में देखो जो ये वाला एरिया, ये जो आप एरिया देख रहे हो, जो कैपिटल देखो सना भी है, ये पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है? ज़ैदी शिया। ये कंट्रोल कर रहा है आपको ज़ैदी शिया। यहां पे अभी भी आपका कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। और ये जो आप ये वाला एरिया देख रहे हो, ये आपका बेसिकली यूएई, बिकॉज यहां पे सुन्नी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहां पे आपको थोड़ा ज्यादा कंट्रोल सऊदी का है। लेकिन सऊदी के सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो नॉर्दर्न है ये पूरा ज़ैदी शिया के अंदर है, ये हूदीज के अंदर है, और यहीं से अटैक भी हुआ था, आपको पता होगा 2019 में सऊदी अरामको के ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सऊदी के। और सऊदी ईरान के साथ बातचीत करने को तैयारी इस वजह से हो रहा है बिकॉज सऊदी जो भी कर ले वो हूदी को नहीं हटा पा रहा है नॉर्दर्न यमन से। नॉर्दर्न यमन में कॉन्स्टेंटली हूदी इंसर्जेंट्स अपना वर्चस्व और अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर रहे हैं, और सऊदी को पता है कि सऊदी क्या करने जा रहा है। विजन 2030 के अंदर अपने इकोनॉमी को बढ़ाना चाह रहा है और वो इन लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहता है, एंड दैट्स व्हाई सऊदी इज ट्राइंग टू गेट इन ट्रूस विद ईरान, बिकॉज सऊदी वांट्स ईरान टू स्टॉप फंडिंग ऑफ द हूदी इंसर्जेंट्स। तो ये सऊदी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये ईरान के लिए एडेड एडवांटेज है। इसीलिए सऊदी मजबूरी में ईरान से बात किया, ऑल्दो ईरान की बहुत मजबूरी है बट सऊदी का वन ऑफ द मजबूरी था ईरान से बात करने के लिए, बिकॉज सऊदी वाज नॉट एबल टू रिमूव द हूदी फ्रॉम द नॉर्दर्न यमन, एंड दैट्स व्हाट द बिगेस्ट डिलेमा फॉर एमबीएस वाज। नाउ करंट न्यूज में अगर मैं बात करता हूं तो करंट न्यूज में अगेन यूएन ब्रोकर्ड सीज फायर हुआ है। सऊदी लेड कोalition एंड द हूदी रेबल्स, उनके बीच में एक सीज फायर की बात चल रही है, तो एक यूनाइटेड नेशंस के द्वारा चल रहा है, बट ऑल्दो द बोथ साइड्स फेल्ड टू रिन्यू इट 6 months लेटर, बट उसका कुछ ज्यादा सक्सेसफुल आउटकम नहीं रहा। लेकिन जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ है अभी, दैट इज अप्रैल, जस्ट अभी 2023 में एक बहुत बड़ा आउटकम आता है कि सऊदी एंड ओमानी टीम, ओमान और सऊदी की टीम गई है आपके पास हूदी से बात करने।
Now let me tell you, ladies and gentlemen, this is a very very important development. क्यों? बिकॉज आपको पता है इसके पहले हुआ क्या है. ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों बातचीत किए हैं अंडर अ टॉक विच वॉज ब्रोकर्ड बाय चाइना, और उसी कॉन्टेक्स्ट में यह बातचीत को देखना जरूरी हो जाता है. हम लोग आगे जाके सीरिया वाले में बात करेंगे, वहां भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है शिया सुन्नी की. लेकिन जब से सऊदी और ईरान की बातचीत स्टार्ट हुई है तो वहां पे भी बातचीत करने को, एक तरीके से बातचीत करने को कंट्रीज तैयार हुए हैं. और अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि सीरिया को अरब लीग में वापस से रिज्वाइन करवा लिया गया है. तो ये कुछ अच्छे आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं. सऊदी ईरान का जब से बातचीत स्टार्ट हुआ है तो उन्होंने अपने जितने भी प्रॉक्सी वॉर्स चला रहे हैं कंट्री में, उसको खत्म करने के लिए सारे दोनों कंट्रीज एक तरीके से स्टेप ले रहे हैं. तो सऊदी और ओमानी टीम एक तरीके से बात किए हैं हूदीस से. So it is a sign that regional rifts are easing after the rival Saudi Arabia and Iran has agreed to restore their relations. तो ये एक अच्छी बात है कि सऊदी ईरान की बात के बाद ये कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हमें देखने को मिल रहे हैं. तो ये था आपके पास लेक्चर में जहां पे हमने बात किया येमेन का पूरा इवोल्यूशन, कैसे ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है. और आज येमेन में एक ऑप्टिमिज्म है कि हो सकता है शांति आ जाए, बिकॉज जब से सऊदी ईरान की बातचीत हुई है तब से सऊदी बात करने को तैयार हुआ है हुदी से, और हो सकता है कि सीज फायर एक्सपेक्टेड हो फ्यूचर में. That's again a very very important development in the geopolitics of Middle East in general and the geopolitics of Yemen in specific. तो आई होप कि आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा हो. सो प्लीज लाइक द लेक्चर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड देन अगेन आई विल मीट यू इन लेक्चर नंबर 7, जहां पे हम लोग अगेन कोई जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मिडिल ईस्ट को कवर करेंगे. कोई भी डाउट हो, प्लीज फ्री टू गेट इन टच विद मी. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. आई होप दैट यू हैव अ ग्रेट डे, अ ग्रेट लाइफ एंड अ वेरी ग्रेट जर्नी ऑफ स्टडिंग. थैंक यू. सी यू अगेन. जय हिंद.